नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है सन 1950 ईस्वी। लेखक हैं हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। बाबू गोपाल चंद्र बड़े नेता थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को समझाया था और लोग समझ भी गए थे कि अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में 2 बार जेल एक क्लास में न जाते तो भारत आजाद होता ही नहीं। तारीख 3 दिसंबर 1950 की रात को बाबू गोपाल चंद्र अपने भवन के तीसरे मंजिल के 7वें कमरे में 3 फीट ऊंचे पलंग के 1 फीट मोटे गद्दे पर करवटें ले रहे थे। नहीं, किसी के कोमल कटाक्ष से बिधे नहीं थे। वे योजना से पीड़ित थे। उन्होंने हाल ही में करीब 4 लाख रुपया चंदा करके स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में एक भव्य बलि स्मारक का निर्माण करवाया था। वे उसके प्रवेश द्वार पर देश प्रेम और बलिदान की कोई कविता अंकित कराना चाहते थे। उलझन यही थी कि वे पंक्तियां किस कवि की हों। स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं जेल यात्रा करने वाले अनेक कवि थे, जिनकी ओजमयी कविताएं थीं और वे नई कविता लिखकर दे भी सकते थे। पर वे बाबू गोपाल चंद्र को पसंद नहीं थी। उनमें शक्ति नहीं है, आत्मा का बल नहीं है, ऐसा उनका मत था। परेशान होकर उन्होंने रखा एक ग्रंथ निकाला, अकबर बिरबल विनोद, और पढ़ने लगे एक किस्सा। तब अकबर ने जग्गू ढीमर से कहा, देख रे, शहर में जो सबसे सुंदर लड़का हो उसे कल दरबार में लाकर हाजिर करना, नहीं तो तेरा सिर काट लिया जाएगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जग्गू ढीमर चिंतित हुआ। आखिर शहर का सबसे सुंदर लड़का कैसे खोजे? वह घर की परछी में खाट पर बड़ा उदास पड़ा था कि इतने में ही उसकी स्त्री आई। उसने पूछा, आज बड़े उदास दिखते हो, कोई बात हो गई है क्या? जग्गू ने उसे अपनी उलझन बताई। स्त्री ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे अपने कल्लू को ले जाओ, ऐसा सुंदर लड़का शहर भर में ना मिलेगा। जग्गू को बात पटी। खुश होकर बोला, बताओ भला, मेरी अकल में इतनी सी बात नहीं आई। अपने कल्लू की बराबरी कौन कर सकता है? बस दूसरे दिन कल्लू को दरबार में हाजिर कर दिया गया। कल्लू खूब काला था, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे, बड़ा सा पेट, भिचरी सी आंखें और चपटी नाक। किस्सा पढ़कर बाबू गोपाल चंद्र ठीक जग्गू ढीमर की तरह प्रसन्न हुए। वे एकदम उठे और पुत्र को पुकारा, गोवर्धन, सो गया क्या? जरा यहां तो आ। गोवर्धन दोस्तों के साथ शराब पीकर अभी अभी लौटा था। लड़खड़ाता हुआ आया। गोपाल चंद्र ने पूछा, क्यों रे, तू कविता लिखता है ना? गोवर्धन अकबका गया, डरा कि अब डांट पड़ेगी। बोला, नहीं बाबूजी, मैंने वह बुरी लत तो छोड़ दी है। गोपाल चंद्र ने समझाया, बेटा डरो मत, सच बताओ, कविता लिखना तो अच्छी बात है। गोवर्धन की जान तो आधे रास्ते तक निकल गई थी, फिर लौट आई। कहने लगा, बाबूजी, पहले 10-5 लिखी थी, पर लोगों ने मेरी प्रतिभा की उपेक्षा की। एक बार कवि सम्मेलन में सुनाने लगा तो लोगों ने हूट कर दिया, तब से मैंने नहीं लिखी। गोपाल चंद्र ने समझाया, बेटा, दुनिया हर जीनियस के साथ ऐसा ही सलूक करती है। तेरी गूढ़ कविता को समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए हंसते होंगे। तू मुझे कल 4 पंक्तियां देशभक्ति और बलिदान के संबंध में लिखकर दे देना। गोवर्धन नीचे देखते हुए बोला, बाबूजी, मैंने इन हल्के विषयों पर कभी नहीं लिखा। मैं तो प्रेम की कविता लिखता हूँ। जहूरन बाई के बारे में लिखी है, वह दे दूं? गोपाल चंद्र गर्म होते होते बच गए। बड़े संयम से मीठे स्वर में बोले, आजकल बलिदान, त्याग और देश प्रेम का फैशन है, इन्हीं पर लिखना चाहिए। गरीबों की दुर्दशा पर भी लिखने का फैशन चल पड़ा है। तू चाहे तो हर विषय पर लिख सकता है। तू कल शाम तक बलिदान और देश प्रेम के भावों वाली 4 पंक्तियां मुझे जोड़कर दे दे। मैं उन्हें राष्ट्र के काम में लाने वाला हूँ।
कहीं छपेंगी? गोवर्धन ने उत्सुकता से पूछा। अरे छपेंगी नहीं, खुदेंगी, बलि स्मारक के प्रवेश द्वार पर, गोपाल चंद्र ने कहा। गोवर्धन दास को प्रेरणा मिल गई। उसने दूसरे दिन शाम तक 4 पंक्तियां जोड़ दी। गोपाल चंद्र ने उन्हें पढ़ा तो हर्ष से उछल पड़े। वाह 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 बेटा, तूने तो एक महाकाव्य का सार तत्व भर दिया है इन 4 पंक्तियों में। वाह, गागर में सागर। वे 4 पंक्तियां तारीख 6 सितंबर को बलि स्मारक के प्रवेश द्वार पर खुद गईं। नीचे कवि का नाम अंकित किया गया, गोवर्धन दास। सन 1950 ईस्वी, मतलब 100 साल बाद, विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के शोध कक्ष में डॉक्टर वीनस नंदन अपने प्रिय छात्र रॉबर्ट मोहन के साथ चर्चा कर रहे थे। इस काल में अंतरराष्ट्रीय नाम होने लगे हैं। रॉबर्ट मोहन डॉक्टर वीनस नंदन के निर्देश में 20वीं शताब्दी की कविता पर शोध कर रहा था। मोहन बड़ी उत्तेजना में कह रहा था, सर, पुरातत्व विभाग में ऐसा क्लू मिला है कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि का मुझे पता लग गया है। हम लोग बड़े अंधकार में चल रहे थे। परंपरा ने हमें सब गलत जानकारी दी है। निराला, पंत, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर आदि कवियों के नाम हम तक आ गए हैं, परंतु उस कृतज्ञ युग ने अपने सबसे महान राष्ट्रीय कवि को विस्मृत कर दिया। मैं विगत युग को प्रकाशित करने वाला हूं। तुम दम्भी हो, डॉक्टर ने कहा। तो आप मूर्ख हैं, शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु शिष्य संबंध उस समय इस सीमा तक पहुंच गए थे। गुरु ने बात हंसकर टाल दी। फिर बोले, रॉबर्ट, मुझे तू पूरी बात तो बता। रॉबर्ट ने कहा, सर, हाल ही में सन 1950 में निर्मित एक भव्य बलि स्मारक जमीन के अंदर से खोदा गया है। शिलालेख से मालूम होता है कि वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राणोत्सर्ग करने वाले देशभक्तों की स्मृति में निर्मित किया गया था। उसके प्रवेश द्वार पर एक कवि की 4 पंक्तियां अंकित मिली हैं। वह स्मारक देश में सबसे विशाल था। ऐसा मालूम होता है कि समूचे राष्ट्र ने इनके द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उस पर जिस कवि की कविता अंकित की गई है, वह सबसे महान कवि रहा होगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर साहब ने पूछा। जी, गोवर्धन दास, मोहन बोला। उसने कागज पर उतारी हुई वे पंक्तियां डॉक्टर साहब के सामने रख दी। डॉक्टर साहब ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, वाह, तुमने बड़ा काम किया है। रॉबर्ट बोला, पर अब आगे आपकी मदद चाहिए। इस कवि की केवल 4 पंक्तियां ही मिली हैं। शेष साहित्य के बारे में क्या लिखा जाए? डॉक्टर साहब ने कहा, यह तो बहुत ही सहज है। लिखो कि उनका शेष साहित्य कला के प्रवाह में बह गया। उस युग में कवियों में गुटबंदियां थीं। गोवर्धन दास अत्यंत सरल प्रकृति के गरीब आदमी थे। वे एकांत साधना किया करते थे। वे किसी गुट में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए उस युग के साहित्यकारों ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया। उनकी अवहेलना की गई। उन्हें कोई प्रकाशक नहीं मिला। उनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, पर अन्य कवियों ने प्रकाशकों से वे पुस्तकें खरीद कर जला दी। तो ये था आज का व्यंग सन 1950 ईस्वी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।